हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हमारे पास रेशियो का क्लास है इसके बारे में। ठीक है भाई, रेशियो का जो हमारे पास क्लास है, क्लास नंबर हमारे पास 10 होने वाली है। और जिन्हें भी इन क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और ये हमारा सीजीएल को टारगेट किया गया और रेलवे के एग्जाम को जो है टारगेट किया गया है यहाँ पे इस बैच के अंदर। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर जो हमारे पास 10 है उसे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 109। हम लोगों ने 108 क्वेश्चन किया था जो कि सेम टाइप का था, यही मोमबत्ती वाला ही क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है। ठीक है भाई, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है। इसमें आपको एक चीज बताई गई थी कि भाई इसमें लंबाई आपको हमेशा मानना पड़ता है, किन्हें देखते हुए जो यहाँ पे दिया गया रहता है कि पूरा जलने में 3 घंटे लग रहा है, मोमबत्ती पे इधर 4 घंटे लग रहा है। इसको देख के आपको एलसीएम लेके इसे मानना होता है। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए जरा। राम व श्याम के पास समान लंबाई व भिन्न मोटाई की, है ना, समान लंबाई भिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती है। राम की मोमबत्ती पूरा जलने में कितना समय लेती है भाई? जो राम की मोमबत्ती है वो पूरा जलने में 3 घंटे का समय लेती है और श्याम की मोमबत्ती पूरा जलने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों मोमबत्ती दोपहर 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती श्याम की मोमबत्ती की आधी होगी? राम की मोमबत्ती श्याम की मोमबत्ती की आधी होगी, किस समय होगी, ये आपको बताना है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मोमबत्ती की लंबाई माननी होगी। तो यहाँ पे हम लोग 3 और 4 को देखते हुए लंबाई हम मान लेते हैं 12 मीटर, है ना। हम मान लेते हैं कि लंबाई उसकी कितनी है, 12 मीटर है। बात आप समझ गए। तो अब देखो जरा, यहाँ पे दो है, राम है और श्याम है। भाई राम के पास भी 12 मीटर लंबी मोमबत्ती है, श्याम के पास भी 12 मीटर लंबी मोमबत्ती है। जो राम के पास है वो मोमबत्ती 3 घंटे का समय लेती है पूरा जलने में, यानी अगर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा कि वो 4 मीटर पर हावर, यानी वो 1 घंटे में 4 मीटर जलती है। 1 घंटे में कितनी जलती है वो? 4 मीटर। इधर अगर हम लोग भाग देते हैं 4 का तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 3 मीटर पर हावर। ये आपको मिल गया उनको जलने की स्पीड। क्या मिल गई? उनकी जलने की स्पीड आपको मिल गई कि जो राम के पास मोमबत्ती है वो 4 घंटे में मतलब कि हमारे पास क्या है, 3 घंटे में पूरी जल जाती है, यानी 1 घंटे में 4 मीटर जलती है। और जो ये है श्याम के पास वो 1 घंटे में 3 मीटर जलती है। ठीक है, तो बोला गया है कि दोपहर 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी होगी। ध्यान से देखना मेरे भाई, हमें करना क्या है कि भाई राम है और हमारे पास श्याम है। राम के पास भी, इनको ना लिखे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। राम के पास भी 12 मीटर लंबी मोमबत्ती है, श्याम के पास भी 12 मीटर लंबी मोमबत्ती है। ठीक है, और राम की जो मोमबत्ती है वो 3 घंटे का समय लेती है पूरा। क्या करती है भाई? यहाँ पे देखो, राम की जो मोमबत्ती है वो कितने से जल रही है? 4 की रफ्तार से, 1 घंटे में 4, है ना। तो कितने घंटे में कितनी जलेगी हमें नहीं पता है। उसके बाद जो श्याम की मोमबत्ती है वो 3 घंटे में 3 मीटर 1 घंटे में जलती है ना। तो कितने समय बाद, क्या है, राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती से आधी होगी। देखो ये नीचे श्याम है, ऊपर ये राम है, नीचे श्याम है, तो श्याम की आधी राम की। तो हमने अगर श्याम को 2 माना तो ये 1 होगा, अगर इसको आप 4 मानोगे तो ये 2 होगा, इसको 3 मानोगे तो ये 1.5 होगा, यानी उसका आधा होगा। ये आपको बताना है ना। तो हमें नहीं पता था कितने समय बाद, बस हमें ये पता था कि 1 घंटे में वो 4 मीटर जलती है या 3 मीटर जलती है। सेम पिछला कॉन्सेप्ट है। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8। इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा, इनका क्रॉस कराना है, इधर हमारा कोई चेंज नहीं होगा। 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास h बराबर आ जाएगा कि भाई आप क्या करोगे, 12 में 5 का भाग दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बच जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास h बराबर आएगा 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। ठीक है, ये आया, घंटे आए, 2 सही 2/5। घंटे बाद क्या होगा? उनका जो रेशियो होगा 1.2 का होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा दो, 5 से डिवाइड होगा 12 बार,
यानी आपके पास क्या आ गया, ठीक है, 12 दूनी 24 यानी 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है, ये आपके पास निकल के आ गया 2 घंटे 24 मिनट। अब देखो जरा, 2 बजे जलाई गई थी मोमबत्ती, कितने बजे, 2 बजे जलाई गई थी, तो कितने समय बाद, है ना। तो देखो भाई, अगर ये 2 बजे जलाई गई थी तो उसमें से आप 2 घंटे 24 मिनट और जोड़ दो, यानी 4 बजकर 24 मिनट में उनका जो रेशियो होगा वो अनुपात 2 का होगा, 4 बजकर 24 मिनट पर। ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस इन क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें लंबाई माननी होती है और बाकी सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है भाई, चलिए आसान था ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 110 को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, 110 को पढ़ो। और यहां से हमारा टाइप नंबर जो है 16 स्टार्ट हुआ है। कौन सा टाइप है यहाँ पे, टाइप नंबर 16, टाइप नंबर 16 स्टार्ट हो चुका है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या बोला है, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। यानी क्या बोला है उन्होंने, एक मेले की प्रवेश टिकट में, मेले की एंट्री फीस में 3:7 के अनुपात में वृद्धि की गई। यानी अगर वो पहले 3 था तो बाद में उसको 7 कर दिया गया। यही तो बोला इन्होंने, भाई वृद्धि की गई है, पहले 3 था, बाद में इन्होंने क्या कर दिया, बाद में 7 कर दिया। लेकिन मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई है। यानी अगर पहले 16 लोग आते थे तो अब 13 लोग आ रहे हैं, है ना। पहले 16 लोग आ रहे थे, 3 रुपए का टिकट ले रहे थे, तो कितना का हो रहा था, 48 का हो रहा था। अब कितने आ रहे हैं, 13 लोग आ रहे हैं और 7 रुपए का एक टिकट ले रहे हैं, यानी 13 7 91। यानी अब देखो यहां से यहाँ वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है संकलन में, यानी उनके जो है, जो उनका जो इनकम हो रहा था उसमें कितने की वृद्धि हुई है, उसमें जो है भाई साहब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, है ना। इंक्रीज जो हुआ है वो 48:91 का हुआ है। बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हमने रेट बढ़ाया 3 से 7 और लोगों की संख्या 16 से 13 हो गई, यानी कम हो गई, है ना। अब एक व्यक्ति 3 रुपए का टिकट ले रहा था, 16 व्यक्ति थे, 48 रुपए हो गए। इधर एक व्यक्ति 7 का टिकट लेगा, 13 व्यक्ति है, 91 का हुआ। यानी वृद्धि तो हुई पहले से। अब कितने की वृद्धि हुई, 48:91, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 48:91। बोलो, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सिंपल था ये। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको चेंज किया है लैंग्वेज। ठीक है, आ जाओ, थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हुई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, देखो वृद्धि की गई है 8:11 के अनुपात में, यानी पहले पहले क्या था और अब क्या है। देखो जरा, पहले था हमारे पास 8, अब हो गया है ये 11, है ना। पहले 8 था, अब हो गया 11। टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है, यानी पहले वो 23 थे, अब वो हो गया है 21, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 24, 4 8 2 16 और 2 18। इधर देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 3 2। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखें तो उनके टोटल रिवेन्यू में जो है, उनका जो टोटल बचत हो रहा था या इनकम जो हो रही थी उसमें तो वृद्धि हुई है। तो इन्होंने क्या बोला, तो राजस्व में हुई वृद्धि में, हुई वृद्धि रुपए में क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व, देखो क्या बोला है, टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व, इस बात को ध्यान देना। क्या बोला है, वृद्धि से पहले। तो देखो वृद्धि से पहले राजस्व तो ये है ना, पहले ये है बाद में ये है, तो ये जो दिया है ये पहले का राजस्व है, यानी कि जो 36,800 रुपए दिए हैं ये पहले का है, तो हम इसको पहले वाले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे थ्रू 231 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये नया राजस्व मिलेगा। लेकिन हमसे नया राजस्व नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है राजस्व में हुई वृद्धि बताओ, राजस्व में हुई वृद्धि बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे कितना था, 184 से 231 हो गया है, यानी 16 इधर और इधर हमारे पास कितना, 30 10 40 47, यानी 47 की वृद्धि हुई है। तो हम 47 का ही मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तभी तो हमें वृद्धि मिलेगी। ठीक है, तो हम 47 का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, यानी ये इसका 2 गुना है,
200। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कितना आ गया आपके पास 94, 9400। ये आ गया आपका आंसर कि राजस्व में वृद्धि कितने की हुई है, 9400 की वृद्धि हुई है। पहले 36,800 था, तो अब उसमें 9400 की वृद्धि हो गई है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, कैसे, 36,800 पहले था, अभी हमारे पास कितने की 9400 की वृद्धि हुई है। कितना आया, 00, 8 और 4 12, 2, 9 और 6 15, 1 16, और ये 46,200 आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो आया है 200, अगर आप 200 में इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं 231 का, तो आपके पास क्या आता, 264 और ये 00, है ना, ये आ जाता आपके पास नया राजस्व। इसका मतलब जो हमने निकाला वो आंसर सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस इसको आप देख लो, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। हमें निकालना था ये कि वृद्धि कितने की हुई है, 9400 की। पहले 36,800 था, अब 9400 की वृद्धि हुई, यानी 46,200 होना चाहिए, जो कि है, हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन अब थोड़ा सा लंबे लंबे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 112। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 112, इसे देखो जरा। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन के योग और उनके अंतर का अनुपात भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा हो और सी का वेतन सबसे कम हो, तो बी का वेतन क्या है, यदि दिया गया है कि उनका कुल वेतन इतना है। अब देखो जरा, यहाँ पे आपसे बोला क्या है, बोला है ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात। देखो, ए और बी के वेतन का योग और उनके अंतर का अनुपात जो है वो क्या है, वो है 11:1। बात आप समझे कि नहीं। फिर आगे बोला है बी और सी के वेतन के योग, फिर बोला है बी और सी के वेतन का योग और बी और सी के वेतन के अंतर, है ना, ये तो बोला है, उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है। बताओ, बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, बोलो अब क्या करोगे आप। अब देखो जरा, आपको करना क्या है कि भाई देखो, यहाँ पे ए और बी है, 11 हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है तो 11 हो रहा है, ए और बी घट रहा है तो 1 हो रहा है, बी और सी जुड़ रहा है तो 11, बी और सी घट रहा है तो 1। यानी आप यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू मानो कि जिसको हम जोड़ें तो 11 है और घटाएं तो 1 आए, है ना। तो देखो जरा, आप ले लो यहाँ पे 6 प्लस का 5, 6 प्लस 5 11, यहाँ पे 6 माइनस का 5 1, यहाँ पे देखोगे 6 प्लस का 5 11, यहाँ पे देखोगे 6 माइनस का 5 1। यानी आपको ये पता हो गया ए और बी की वैल्यू 6 और 5 है। बोलो पता हुआ कि नहीं पता। तो यहाँ पे आप देखोगे ए अनुपाते बी कितना है, 6:5 है। ठीक है, बताओ जरा। उसके बाद बी अनुपाते सी कितना है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 5 है। बस आप इनको बराबर कर लो, है ना। 6 36 होगा, 6 पंचे 30 होगा और 5 25 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या निकल के आ गया, और देखो यहाँ पे बोला भी था ए का वेतन सबसे ज्यादा और सी का वेतन सबसे कम है। ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, आपसे ये बोला भी था इन्होंने, है ना, हमने कर लिया। अब देखो इनका कुल वेतन है 1,82,000 रुपए। बात आप समझ गए, कुल वेतन कितना है 1,82,000, और हमने यहाँ से भी कुल वेतन इनका निकाल लिया कि कितना है भाई, 6 5 11, 3 3 6, 3 3 6, 6 2 8, यानी 91। कितना 91। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ये 91 का डबल ऊपर लिखा हुआ है, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ गया आपके पास 2000, 1 बराबर 2000 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, बी का वेतन क्या है, बी का वेतन क्या है, तो भाई मेरे बी कितना है 30 है, तो आप इसमें 30 का मल्टीप्लाई करा दो, है ना। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये कितने 4 0, यानी कि 60,000 रुपए जो है वो बी का वेतन है। ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर 60,000, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
बोलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, सब कुछ यहाँ पे सिंपल था, बस हमें इसका एडजस्ट करना था कि ये 11 हो रहा है वही दोनों नंबर मिला के 11 हो, दोनों नंबर मिला के 1 हो, दोनों नंबर मिला के 11, दोनों नंबर मिला के 1। बोलो बस इतनी सी बात थी यहाँ पे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए, है ना। और ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले। ये सिर्फ आपको क्या आपके सामने सिचुएशन आ सकती है वो दिखा रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए भाई आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 पे। आ जाओ भाई, यहाँ पे आपका टाइप नंबर चेंज होगा। अभी इसके पहले कौन सा टाइप था भाई, इसके पहले टाइप नंबर 16 था, अभी ये टाइप नंबर 17 हो, है ना। ये टाइप डालने का मतलब बस इतना है कि आप समझो कि लैंग्वेज में और कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो रहा है, बात आप समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम तथा 84 किलोग्राम को 3 तरह की गेहूं क्रमशः ABC से पूरा भरा गया है। 3 डिब्बे हैं, ए है, बी है और सी है। पहले में 24 केजी है, दूसरे में जो है वो 36 केजी है, तीसरे में जो है वो 84 केजी है, 84 किलो। ठीक है, भरा गया। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिला दिया जाए, उसके बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाए तो, है ना। फिर से यहां तक तो बस इतना ही बोला गया है कि तीनों डिब्बे के गेहूं जैसे ये भरे हुए हैं इनको निकाल लिया जाए, तीनों गेहूं को मिला दिया जाए तीनों प्रकार के, फिर क्या किया जाए, तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा में कितनी होगी, किलोग्राम में कितनी होगी, तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा, किसके, ए वाले गेहूं की मात्रा तीसरे डिब्बे में। तो देखो ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी है, 24 है ना। अब देखो जरा इनको मिलाना है तो इनका मिश्रण कितना होगा, देखो जरा कि यहाँ पे 6 4 10, 10 4 14, है ना, और 8 2 10 3 13 1 14, यानी 144 केजी। कितना होगा ये, 144 केजी होगा। ठीक है, तो 24 वाली मात्रा 144 में से, किसमें से, 144 में से, किसमें से, 144 में, है ना। किसमें भरी जाएगी, तीसरे वाले डिब्बे में कितनी होगी, यानी 84 वाले, है ना। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्या बोला है, तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा, हमसे बोला है तीसरे डिब्बे में, तो जो पूछा होता है उसको तो हम यहां लिखते हैं। अब बोला था ए वाले की मात्रा, 144 में से 24, यानी 24 में से 144 का जो वैल्यू था वो हम यहाँ पे करेंगे। तो 6 चौके 24, 6, है ना, ये 24 से 6 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 14 बार। बोलो डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 14 केजी, है ना। कितना होगा, 14 केजी होगा, बताओ जरा, है ना। जो ए वाले डिब्बे की ए वाले डिब्बे में जो गेहूं थे जो 24 किलो थे, वो मिश्रण के बाद जब तीसरे डिब्बे में डाले जाएंगे तो 14 किलो गेहूं ए वाले टाइप के पाए जाएंगे उसमें। बोलो बात आप समझ गए, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आप दोबारा से प्रैक्टिस करना कि हम करेंगे कैसे, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी भंडार घर में, भाई किसी भंडार घर में देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से, क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपसे वो ध्यान से बनेगा। अभी हम लोग एक 4-5 दिन बाद फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे, रेशियो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पीछे से प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या के अनुपात 8 9 और 15 है ना। 8 9, ठीक है, देखो 8 है, ये 9 है और ये 15 के अनुपात में। ठीक है, यदि नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों में क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का बताओ। देखो ये जो है इसमें से पहले वाले में 25, दूसरे में 33.33 और तीसरे में 20%। देखो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, और हमारे पास जो 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5।
ठीक है, नीचे जो दी हुई होती है वो टोटल वैल्यू होती है, ऊपर जो होता है वो कम ज्यादा वाली वैल्यू होती है। ये परसेंटेज चैप्टर अभी पढ़ेंगे हम, वहां पे समझ में आएगा, है ना। अभी परेशान मत होना, अगर समझ में ना आए तो परेशान मत होना, ठीक है। तो देखो पहले वाले में 25%, यानी कि देखो 25% मतलब टोटल 4 था, तो 4 में से एक, 4 में से एक बेच दिया गया है, तो बचा कितना, 3/4। कितना बचा, 3/4। बात आप समझे कि नहीं, 25% बेच दिया गया तो बचा कितना, 3/4। ठीक है, बात आप समझ गए। अब देखो उसके बाद जो दूसरा डिब्बा है उसमें से टोटल थे 3, 3 में से एक बेच दिया गया तो बचा कितना, बचा हमारे पास 2/3। बचा कि नहीं बचा। इसी प्रकार तीसरा डिब्बा जो था 5 थे टोटल, 5 में से एक बेच दिया गया तो बचा हमारे पास कितना, 4/5, है ना। आप ये याद रखो कि नीचे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि नीचे कुल वैल्यू होती है, ऊपर कम या ज्यादा, है ना। जैसे बोल दिया जाता 25% बढ़ा दिया, यानी 5 में से एक बढ़ा दिया गया, अब वो हो गया 6/5। 25% घटा दिया यानी 5 में से एक कम कर दिया, अब वो हो गया 4/5। बस इसका मेन मुद्दा यही होता है, ठीक है। चलो आगे, तो भंडार में रसों की डिब्बों की संख्या बताओ, बिक्री की जाती है तो बचे हुए, है ना। अब बचे हुए यही है, यहाँ पे रेशियो था 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, 4 से 2 बार कटेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 3 बार कटेगा यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 5 से 3 बार कटेगा यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। अभी ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो बचे हुए डिब्बों का रेशियो जो है वो 1 1 1 और 2 है, 1 1 और 2 है। ठीक है, बात आप समझ गए, सिंपल था, आसान था, है ना। ये कॉन्सेप्ट अभी रेशियो में मतलब परसेंटेज में आएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो बात आप समझ गए, अब ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 115 यानी 115 नंबर क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, 115 नंबर क्वेश्चन भाई ध्यान से पढ़ो जरा। 115वें नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। बताओ कुछ क्वेश्चन में आपको बदलाव लग रहा है ना। अगर बदलाव लग रहा है इसका मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हम इसको अलग टाइप दे देंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा टाइप नंबर 18, टाइप नंबर 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को। 2 कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया गया है जिनके औसतन अंक क्रमशः 25 और 40 है, तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ, तो कक्षा ए व बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करना है तो इसको आप कर पाओगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से, यानी कि मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और मिश्रण हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, उसके बाद ये परसेंटेज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सर। ये 3 चैप्टर जिसने ढंग से पढ़ लिए उसका अरिथमेटिक में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बात आप समझ रहे हो, तो इन 3 चैप्टर को सीरियस पढ़ो, यही तीनों के कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होते हैं हर एक चैप्टर में। तो चलो मिक्सर का हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो हमारे पास क्या है, ए है, हमारे पास बी है, ठीक है। औसतन अंक कितने हैं, एक के है जो है वो है 25, एक के जो है 40, है ना। को मिलाने के बाद, इनको मिलाने के बाद औसतन 30 प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाने के बाद औसत जो होगा वो 30, इसको हम लिखते हैं सेंटर पे, ये मिश्रण का होता है ना। बस आप एक चीज ध्यान देना कि ये जो बीच में है इससे एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होता है, बस ये हमेशा याद रखना, ना दोनों बड़े होंगे ना दोनों छोटे होंगे, वो इधर बड़ा हो या इधर छोटा, इधर बड़ा इधर छोटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक नंबर छोटा एक बड़ा होता है, पहला ये दूसरा ये, और बीच में जो दिया है औसतन वो हमारा बीच में आएगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब बस हमें इनको घटा के लिखना है, इनका अंतर लिखना है। 25 और 30 में अंतर है 5 का, 40 और 30 में अंतर है 10 का, और यही आता है जब इतना सब करने के बाद ये संख्या का ही रेशियो आता है, किसका, संख्या का ही रेशियो आता है। अब ये और डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 2:1 में क्या है ना। लड़कों का ए और बी में छात्रों का अनुपात 2:1 का है। बात आप समझ गए। मिश्रण का बहुत ही आसान होता है कॉन्सेप्ट, हम लोग बस इसको सीखेंगे बस जस्ट परसेंटेज के बाद, ठीक है। हमें कुछ नहीं, बस इसमें एक चीज याद रखनी होती है, ये जो है ये हमेशा एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होता है, वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। दोनों बड़े या दोनों छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। बीच में रखेंगे जो औसत है वो हमारा 30 हुआ मिलाने के बाद,
हमने कर दिया, ये संख्या आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला 116 नंबर, इसे भी देखो जरा, इसे भी देखो, ध्यान से पढ़ो। दो विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात। अब देखो, हमें सिर्फ अनुपात पूछा है तो इसका कोई लेना देना नहीं। अगर संख्या पूछता तो इसका लेना देना था, हमसे बस अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखो जरा, ए के विद्यार्थियों की संख्या 5% की कमी हो जाए, है ना। ए में अगर 5% की कमी होगी यानी ए वाले कितने बचेंगे? 95%। और अगर बी वालों में 14% की वृद्धि हो जाए यानी ये 114%, तो ये दोनों बराबर हो जाए। बस यही बोला इन्होंने। बस आपको करना क्या है, ए अपॉन में बी बराबर ये परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, 114 बटे में 95, है ना। 19 पचे 95, 19 छके 114, यानी ए अपान बी में कितना आ गया? आपका आ गया 6 बटे में 5, यानी आपका ए बराबर 6, बी बराबर 5, यानी 6:5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, बात आप समझ गए, बस सिंपल। देखो, आप एक चीज जान लो, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस लगाते रहो। जब हम लोग परसेंटेज में चले जाए, पर डे आप अपना फेयर जो भी नोट्स बना रहे हो उसको उठाओ, पर डे उसको रेशियो के कॉन्सेप्ट, रेशियो के हर एक क्वेश्चन पे नजर डालो और क्वेश्चन लगाते जाओ रेशियो के। रोज 10 क्वेश्चन, रोज 20 क्वेश्चन लगाओ। फिर जब परसेंटेज खत्म हो जाए, मिक्सर जाए, तब परसेंटेज रेशियो का फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसको बस देखो, जिससे आपके माइंड में रिपीट होगा तो आपको भूलेगा नहीं तो आप परसेंट रेशियो पढ़े, परसेंटेज में फोकस करोगे, रेशियो भूल जाओगे, मिक्सर में फोकस करोगे, इधर दोनों भूल जाओगे। सभी को पलटाना है ना। फिर हफ्ते में एक बार पूरा जितना पीछे पड़ा है उसको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से कुछ करोगे तो आपको भूलेंगे नहीं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 117। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय, है ना। क्वेश्चन नंबर 117 को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलो 117 को ध्यान से पढ़ो भाई। दो क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है और व्यय में 5:9। देखो, दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय यानी जो इनकम है उसमें 2:3 का अनुपात है और जो मेरा व्यय है यानी खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसमें कितने का है? 5:9, है ना। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में इतनी है, अब देखो जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा। दूसरे वर्ष में मेरी आय, आय के बारे में बोला है ना, मेरी आय, तो आय तो ये है, दूसरा वर्ष ये, आय का दूसरा वर्ष ये है ना। कितना है? 45,000। कितनी है? 45,000, है ना, 45,000 रुपए। और पहले वर्ष में व्यय 25,000 है। व्यय ये है, व्यय का पहला वर्ष ये है। व्यय पहले वर्ष में कितना है? व्यय है पहले वर्ष में 25,000 रुपए। बोलो, इतनी बात आप कर लोगे ना, क्वेश्चन देख के इतना तो लिखना सीख लोगे। चलो, तो क्या बताना है? तो 2 वर्ष में कुल बचत बतानी है, बचत आपको बतानी है। तो आप बचत कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? बोलो, बचत आप बोलोगे सर आसानी से। अब देखो, इनकम इसकी 45,000 है, 3 बराबर 45 यानी 1 बराबर 15, तो 2 बराबर कितना? 2 बराबर 30,000, यानी हमें दोनों साल की इनकम मिल गई। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये इनकम का ही रेशियो है तो हम इनकम हो गया। इधर एक्सपेंडिचर है 5 बराबर 25, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 45,000 रुपए। ठीक है, तो इनका हमें क्या बताना है? कुल बचत, है ना। अब देखो, आय ये है, एक्सपेंडिचर ये है, आय में से खर्च घटा दोगे तो बचत निकल आएगा। पहले वर्ष वो कमा रहा था 30, है ना, पहले वर्ष 30 कमा रहा था और पहले वर्ष उसने खर्च किए 25, यानी पहले वर्ष उसने बचाए 5,000 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष उसने 45,000 कमाए और 45,000 उसने खर्च कर दिए, यानी दूसरे साल उसने 0 रुपए बचाए।
यानी उसकी दोनों साल में टोटल बचत कितनी हुई, उसकी दोनों साल में टोटल बचत हुई 50,000 रुपए। और यही होगा आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है ना। हमें दोनों साल इनकम मिल गई, एक 3 बराबर इतना तो 2 बराबर इतना, क्योंकि वही रेशियो है, सेम है, अलग तो है नहीं, इनकम का ही रेशियो है। इधर व्यय का रेशियो था सेम, तो हमने निकाल लिया। पहले वर्ष 30,000 कमा रहा था, खर्चा 25,000 कर रहा था, यानी 5,000 उसने बचाया। दूसरे वर्ष 45 कमाया, 45 खर्चा कर दिया, 0 बचा, यानी 5,000। ठीक है, बात आप समझ गए? बोलो चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, अब देखो, अभी तक आपके क्वेश्चन बहुत आसान थे, आपको बहुत आसान लग रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब आपका दिमाग चकराएगा, क्योंकि यहां से टाइप जो है बदलेगा और टाइप बड़ा भयंकर चालू होगा। ये कौन सा टाइप था भाई, और कहाँ गया, टाइप 18 था। अब आपके सामने आएगा टाइप नंबर 19, और टाइप नंबर 19 आपके दिमाग खोलेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आ जाओ भाई। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8, कुल संख्या के 5/8 पुरुष है, यानी कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, 5/8 पुरुष है, यानी नीचे जो दिया होता है वो टोटल है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टोटल लोग जो है वो कितने हैं, हमने मान लिया कि टोटल लोग जो है वो 5 है ना। उसमें से सॉरी, टोटल लोग 8 है। टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, टोटल लोग 8, जिसमें से 5 पुरुष है। क्या है, जिसमें से जो 5 है वो क्या है, पुरुष है। ठीक है, और बाकी महिलाएं हैं। 5 पुरुष हो गए, तो महिलाएं कितनी, तो भाई मेरे महिलाएं होंगी 3, क्योंकि टोटल 8 ही तो है। इन्होंने बोला 5/8 पुरुष है, यानी नीचे टोटल होता है, ये कुल वैल्यू है, और ऊपर जो बोला है ये क्या है, ये पुरुष है, बाकी बची हुई महिलाएं हैं। बात आप समझ गए? ठीक है, चलो अब देखो, पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कार्य करता है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अब इनके अंदर इन्होंने 2 कैटेगरी निकाली है, तकनीकी और नॉन नॉन तकनीकी, है ना, तकनीकी और गैर तकनीकी, ऐसा हम बोलेंगे। यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, तकनीकी मतलब टेक्निकल, गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल, ऐसा इन्होंने 2 भागों में बांटा है, हमने बांट दिया। अब देखो, पुरुषों में गैर तकनीकी, पुरुषों में गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल श्रमिकों की संख्या 2/5 है ना। 2/5 का मतलब क्या होता है कि 5 तो टोटल है, और 5 टोटल है यहाँ पे, 5 में से 2 जो है वो गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल है, ये 2, तो बचे कितने, 3 हो जाएंगे टेक्निकल। मतलब बात सीधी सी है, समझ में आई कि नहीं? देखो 2/5 दिया है, टोटल 5, और टोटल 5 है, तो हमने सीधा ऊपर लिख दिया कि 2 नॉन टेक्निकल है और 3 टेक्निकल है। ऐसे ही महिलाओं में बोला कि 2/3 तकनीकी कार्य करता है, यानी देखो 3 महिलाएं हैं, तो हमें कोई, भाई देखो 3 का अगर आप 2/3 निकालोगे तो 2 ही आएगा, है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 महिलाएं क्या हो जाएंगी, तकनीकी, तो बची हुई 1 महिला नॉन टेक्निकल। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है, कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा, तो भाई कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी यानी टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल है 3, यहाँ पे टेक्निकल है 2, यानी टोटल में से 5 है ना, यानी कि 5/8, 8 में से 5 जो है वो तकनीकी है, और 3/8 नॉन टेक्निकल है, यानी कि गैर तकनीकी। हम ऐसे ही तो लिखेंगे, बताओ, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/8 तकनीकी है, 8 में से 5। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, बात आप समझ गए? चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे, किसी को अगर दिक्कत हो तो एक बार रिपीट करके देख लेना। आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आए हुए क्वेश्चन है जो कराए जा रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत आसान था ना क्वेश्चन नंबर 18, अब आपके दिमाग घूमेंगे
और आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। देखो, एक कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या का दो तिहाई पुरुष, दो तिहाई पुरुष का मतलब अगर टोटल 3 है तो पुरुष उसमें से मेन कितने हैं, 2 है ना। तो हम यहां पे मानेंगे टोटल, टोटल कितने, 3, जिसमें से मैन, मैन कितने हैं, 2 तिहाई यानी कि 2, ठीक है। और बाकी महिलाएं हैं, वुमेन 1 है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। चल, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारी की कुल संख्या इतनी है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीजें इन्होंने बांटी है, स्थायी और अस्थायी, यानी परमानेंट और टेम्परेरी, है ना। परमानेंट स्थायी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी, परमानेंट मतलब स्थायी, ये 2 बातें, ठीक है। अब ये समझाने के लिए आप जब प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो, पुरुष कर्मचारियों का 3/8, तो अब देखो 3/8 है, यहाँ पे 8 तो है नहीं कि हम डायरेक्ट 3 लिख दें, है ना। तो पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी है, मतलब टेम्परेरी है। पुरुष कर्मचारियों का 3/8, पुरुष कर्मचारियों का 3/8 क्या है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। अब देखो 8 में से अगर 3 टेम्परेरी है तो उसमें से 5 जो है वो क्या होंगे, वो परमानेंट होंगे। बात समझे कि नहीं। अब अगर आप ऐसा निकालने बैठ जाओ कि भाई 2 का 3/8, तो ये 4 बार 3/4, ऐसा नहीं, है ना। आप सीधे से लिखो कि टेम्परेरी 3/8 है। भाई अगर टोटल 8 है तो उसमें से 3 टेम्परेरी है तो बचे 5, 5/8 परमानेंट हो गए। महिलाओं की बात करें तो महिला कर्मचारी का 2/5 है ना, क्या है, अस्थायी है, टेम्परेरी है, 2/5, यानी 5 में से 2 टेम्परेरी है तो परमानेंट हुए 3/5। अब इन्होंने एक बात बोली है, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या है 740, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740। तो देखो, अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष हैं 2, 2 में से स्थायी बोला है, परमानेंट है 5/8, यानी 2 का 5/8 प्लस, अब बात करें वुमेन तो वुमेन है 1 और इनका क्या है, सॉरी स्थायी है ना, हाँ स्थायी ये है, 3 का 3/5 मिला देंगे तो ये 740 होगा। यही तो इन्होंने बोला है, यही बोला है कि भाई स्थायी कर्मचारियों की संख्या, तो ये है हमारे स्थायी और ये है स्थायी महिलाएं, इनका मिला के 740। 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 5/4 प्लस इधर हो गया 3/5 बराबर 740। 20 आपका हो जाएगा एलसीएम, तो 5 25 और 4 3 12 बराबर में 740, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो 20 10 30 यानी कि 37 बटे में 20, सॉरी 37 बटे में 20 बराबर 740, ठीक है। तो 37 से ये दोगुना है क्या, 7 दूना 14, 60, ठीक है। ये इसका है 2 गुना, यानी ये 2 बार कैंसिल, 20 इधर जाएगा यानी 1 बराबर 400, 1 बराबर 400 मिल गया ना। ये इसका भाई आप करा लोगे, इधर क्रॉस होगा, 20 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आएगा तो 2 बार कैंसिल, यानी 37 से 20 बार और 20 20 400, 1 बराबर 400, है ना। अब देखो जरा इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। आप याद रखना 1 बराबर हमारा 400 आया, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन हमें पढ़ना है तो इसमें यही रखते हैं, 1 बराबर 400 आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या देखो 1 बराबर 400 और टोटल कितने लोग हैं, 3 है ना। तो 3 गुणे 400 यानी टोटल कर्मचारी कितने हैं, 1200
और इन्होंने बोला है 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। यानी कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 और महिलाओं की अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, या कितना अधिक है। तो देखो कुल ये है, इसका 7/15 है ना, 15 अट्ठे 120 और 8 सते 56 है ना। कुल संख्या का 7/15 कितना हो गया, 560 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अब क्या बोला है, अस्थायी महिला कितनी है, अस्थायी मतलब टेम्परेरी 2/5 है ना, और महिला कितनी है 40 है ना। अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला एक है, एक बराबर 400 है, तो हम 400 का अस्थायी बोला है, अस्थायी ये है, 400 का 2/5 करेंगे, 5 से 8 बार यानी 8 दूना 16, अस्थायी कितनी महिला है 160 है ना। अब देखो अंतर कितने का है, अंतर सीधा सीधा हमारे पास 400 का है ना। कितना अधिक है, 400 अधिक है, आप बोल लोगे 400 अधिक है। बस यही लाइन आपका सर घुमाने वाली है, जो समझ गया उसे कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सा, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। इसको दो भागों में पढ़ो ना, यहां से है ना, यहां से इसको दो भागों में पढ़ो कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 और अस्थायी महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो देखो महिला, तो भाई देखो यहाँ पे आप करोगे तो 800 पुरुष है, महिला कितनी हो जाएंगी 400 हो जाएंगी, और मिला के कितने हो जाएंगे 1200, ऐसा आप लिख ही लो है ना। एक बराबर 400 है, 1200, 4 दूनी 800, 4 एकम 4, 400 है ना। बस टोटल का इतना, और महिलाओं का अस्थायी 2/5 था, हमने निकाल लिया, 400 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, और आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क में। क्वेश्चन को आप पढ़ लेना ध्यान से। होमवर्क कहाँ गया भाई, होमवर्क ये है, ठीक है, ये आपको होमवर्क में सेम क्वेश्चन है, आपको करना होगा, नहीं तो आपको ये कल बताया जाए, आपको कोशिश करनी होगी। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।